अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 30th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। Gradually we are heading towards the end of this course. We are going to start a new topic today, and this will be most probably our final topic for the course organizational behavior. So let's reconnect the dots. हमने कहाँ से स्टार्ट लिया? हमने कहा जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बेसिक और सिंपल मॉडल होता है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टडी करते हैं, फिर हम ग्रुप लेवल पे उसको स्टडी करते हैं, एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स लेवल। हमने इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल को बहुत डिटेल से स्टडी किया और ऑर्गेनाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं, जो ब्रॉडली डिफाइनिंग उसके एलिमेंट्स हैं, उसमें कॉम्पेंसेशन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बाकी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको भी हम समझ चुके हैं। तो नाउ वी आर इन द बेस्ट पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल। तो दिस वाज आवर बेसिक ओबी मॉडल। तो आज के लेक्चर को हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। बेसिक जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उन टर्मिनोलॉजीज को बेहतर तौर पे समझ ना सकें, हम उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर तौर पे नहीं समझ पाएंगे। तो हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं। ये की कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो आप प्राइमरली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एचआर, आप इनसे काफ़ी हद तक वाकिफ हैं। सो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग बनानी है। ऐसा तो नहीं है कि हम रैंडमली उन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मालियाती किस्म की एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसके साथ साथ कुछ मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, चीज़ को बनाना होता है, चीज़ को बेचना होता है। तो अब हम सेम नेचर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं और उस ग्रुप को एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग का नाम देते हैं। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने ग्रुप्स में बनाना है। सबसे पहले तो हम सेम नेचर के काम को एक ग्रुप में देंगे और फिर उसके बाद उस ग्रुप में हम देखेंगे कि इस ग्रुप के काम को परफॉर्म करने के लिए इनको कितने रिसोर्सेज हमने देने हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं कि आप इस एक्टिविटी के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट ड्यूटीज एंड अचीव गोल्स रिलेटेड टू अ पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन है, से प्रोडक्शन मैनेजर, से फाइनेंस मैनेजर। अब उस पोजीशन के साथ कुछ ड्यूटीज अटैच हैं और उसके कुछ गोल्स हैं। आपने वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और वो गोल्स अचीव करने हैं। ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस पोजीशन के साथ अटैच जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो गोल्स हैं, उनको आपने अचीव करना है। देन कम्स अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के दरमियान हमें कंफ्यूज नहीं होना। अथॉरिटी क्या है? राइट टू मेक डिसीजंस, डिसीजंस करने का हक होना, इस्तेहकाक होना। आई एम द बॉस, आई कैन मेक डिसीजंस। राइट टू मेक डिसीजंस, कैरी आउट एक्शंस, काम करने हैं, एंड डायरेक्ट अदर्स इन मैटर्स रिलेटेड टू द ड्यूटीज एंड गोल्स ऑफ अ पोजीशन। बेसिकली क्या है? हमने डिसीजंस करने हैं, हमने लोगों से काम लेना है उस तरह जिस तरह हम चाहते हैं और उस तरह जिस तरह हम समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। एक स्पेसिफिक पोजीशन से हमने किस तरह की ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, यह है अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी, बहुत शोर सुनते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या है? रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम ड्यूटीज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अकाउंटेबिलिटी ये है कि आप अगर सर्टन रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सके, सर्टन डिविएशन हैं, एक काम आइडियली एक सेंस में होना चाहिए था, उस तरह नहीं हुआ वो काम, उसके दूसरी तरह हुआ है, तो आप उसकी कोई सेटिस्फैक्टरी रीजंस प्रोवाइड करें। या तो वो काम बेहतरीन तौर पे होना चाहिए
अगर वो उस तरह नहीं हुआ तो आपके पास उसकी सेटिस्फैक्ट्री रीजन होनी चाहिए। अगर आपके पास वो सेटिस्फैक्ट्री रीजन नहीं है तो यू आर अकाउंटेबल। अगर आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा हैं और आपके पास उसका सेटिस्फैक्ट्री कोई प्रूफ नहीं है तो यू आर अकाउंटेबल। ये है अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डेलीगेशन, डेलीगेट करना, किसी को अपने इख्तियारात तफवीज़ कर देना। असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ मैनेजर्स वर्क टू अदर्स, मैनेजर के मुकम्मल काम का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दे देना। अलॉन्ग विद बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी नेसेसरी टू अचीव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। डेलीगेशन जब भी की जाएगी तो उसके साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करेंगे, अथॉरिटी भी करेंगे, तभी वो शख्स रिजल्ट्स अचीव कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ उसको डेलीगेशन कर देते हैं, कोई काम करने के लिए आप उसको डेलीगेशन कर देते हैं लेकिन आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, ऑथोराइज उसको नहीं करते, तो तब तक वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस, खुद मुख्तार। अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन अलाउड, डिस्क्रिशन आज़ादी, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना। अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन अलाउड इन डिटर्मिनिंग स्केड्यूल्स एंड वर्क मेथड्स फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड आउटपुट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपसे स्पेसिफिक एक आउटपुट चाहती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने आपको किस हद तक आज़ाद किया है कि आप उस आउटपुट को अचीव करने के रास्ते खुद तय कर लें, तरीकाकार आप खुद डिफाइन कर लें। यह ऑर्गेनाइजेशन ने आपको गोल भी बता दिया है और उसका तरीकाकार भी बता दिया है कि जनाब ये गोल हमें चाहिए और इसी तरीके से चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका अलाउड नहीं है। तो हम कहेंगे कि ऑटोनॉमी बहुत कम है यहाँ पे। दूसरी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एंड रिजल्ट्स बता दिए हैं कि हमें ये रिजल्ट्स इस क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी में और इतने टाइम फ्रेम में चाहिए। ये काम किस तरह करना है आप इसके बारे में आज़ाद हैं। शेड्यूल्स आप खुद बना लें, वर्क मेथड्स आप खुद बना लें। इस चीज़ को हम ऑटोनॉमी का नाम देते हैं। सिंपली हम इसको आज़ादी कह सकते हैं, काम के मुतालिक आज़ादी। फीडबैक, degree to which the job provides for clear and timely information about performance results। कितने क्लियर हैं फीडबैक, कितना टाइमली है परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के मुतालिक। फीडबैक, एक शख्स काम कर रहा है तो उसको अपने सुपीरियर की तरफ से फीडबैक आना चाहिए कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाइड हैं, या आपकी परफॉर्मेंस में ये 4 चीज़ें बहुत बेहतर जा रही हैं लेकिन इन 2 एस्पेक्ट्स में आप थोड़ा कमज़ोर हैं, इसमें बेहतर करें अपने आप को। तो ये है फीडबैक। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अब हम उन चीज़ों को स्लाइटली स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है? लाइन डायग्राम डिपिक्टिंग ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक डायग्राम जो लाइंस के जरिए कनेक्टेड है और ब्रॉडली वो बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। हु इज एट द टॉप, हु आर इन द मिडल, और फाइनली बॉटम लाइन में कौन है, उसके नीचे कौन है लोग। डिपार्टमेंट्स कौन हैं, उन डिपार्टमेंट के हेड कौन हैं, वो फर्दर किसको जवाबदेह हैं, किसकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं। Who is who and what is what. Organizational chart. Organizational structure. Set of building blocks that can be used to configure an organization. Organizational structure से आपने अभी, अगर आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही हमने पहली सारी एक्सरसाइज की है, हमने ऑटोनॉमी, हमने फीडबैक और बाकी सारी चीज़ों को समझा है। तो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशन में हमें मदद देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एबीसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। CEO एज एट द टॉप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके नीचे 3 डायरेक्टर्स हैं। दैट मीन्स 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट को उसका एक डायरेक्टर हेड कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के HOD हैं डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इनके नीचे एक पूरा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होगा, एक हायरार्की होगी। देन डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर फाइनेंस के नीचे कौन है? मैनेजर फाइनेंस, और मैनेजर फाइनेंस के नीचे उनके सबॉर्डिनेट हैं, 1 हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस के साथ
इसकी एक पैरेलल दूसरी टीम हो सकती है जो ऑडिट हो सकती है। जिस तरह मैनेजर फाइनेंस है वो फाइनेंस को देख रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह मैनेजर ऑडिट या ऑडिट ऑफिसर हो सकता है, और उसके नीचे उसकी पूरी शाख हो सकती है, उसकी ब्रांच हो सकती है। तो ये ओवरऑल डायरेक्टर फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड हैं, इनमें कोई एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें क्या बता रही हैं कि ये पोजीशन सेम लेवल की हैं। डायरेक्टर एचआरएम, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर सेल्स को जो लाइन हॉरिजॉन्टली लिंक दे रही है, वो लाइन हमें बता रही है कि ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट के हेड सेम लेवल पे हैं, ये सारे डायरेक्टर हैं। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, जो टॉप से बॉटम की तरफ हम आ रही है, वो हमें बता रही है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है और फाइनली सबॉर्डिनेट कौन है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक पोस्ट की पोजीशन बताती है। प्रिंसिपल ऑफ चार्ट, तो ये चार्ट बनाने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? एज फ्यू हायरार्किकल लेवल्स एज पॉसिबल। जितने ज्यादा लेवल्स होंगे वो उतनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस आएगी। से सीईओ से फाइनल सबॉर्डिनेट तक अगर 10 लेवल्स आ गए हैं, सीईओ है, उसके नीचे एक वाइस सीईओ, फिर डायरेक्टर, फिर वाइस डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर मैनेजर फाइनेंस, फिर वाइस मैनेजर फाइनेंस, फिर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस और फिर सबॉर्डिनेट। अगर इसमें 10 लेवल्स आ गए हैं तो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग अटैच हो गए हैं इस काम में। एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, दूसरी अगर सीईओ ने कोई ऑर्डर पास करना है सबॉर्डिनेट्स के लिए तो उसमें 10 लोगों के थ्रू वो ऑर्डर जाएगा, उतना टाइम और उतनी एनर्जी ज़्यादा जाएगी। अगर सबॉर्डिनेट्स ने ऊपर कोई मैसेज भेजना है, फीडबैक भेजना है, परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट भेजनी है सीईओ तक, तो वो 10 लोगों के हाथ से गुजरेगी और उतना ज़्यादा टाइम और उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो जितने कम लेवल्स होंगे उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बेहतर समझेंगे। चार्ट शुड शो हु हैज अथॉरिटी ओवर हु। चार्ट के जरिए हमें नजर आना चाहिए कि कौन शख्स किसकी अथॉरिटी में है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो इस चार्ट से आपको नजर आ रहा है कि कौन शख्स किसका बॉस है, कौन शख्स किसका सबॉर्डिनेट है। क्या डायरेक्टर सेल्स मैनेजर फाइनेंस को ऑर्डर कर सकता है? ऑफ कोर्स नो। मैनेजर फाइनेंस इज डायरेक्टली सबॉर्डिनेट विद डायरेक्टर फाइनेंस। चार्ट शुड शो ऑफिशियल लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। देखें इस चार्ट के अंदर जो लाइंस हैं उन्हीं के अंदर कम्युनिकेशन होगी, वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कौन किसका परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है और कौन शख्स किसको कम्युनिकेट कर सकता है, ये लाइंस हमें बता रही हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट to link the tasks of individuals and groups in achieving organization goals। वो सारा पैटर्न और इंटरेक्शन का डिजाइन जो मैनेजमेंट ने बनाया है किस मकसद के लिए? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टार्ट में हमने समझा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक तरह के काम को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा कर देना और फिर उस ग्रुप को कुछ रिसोर्सेज असाइन कर देना। लेकिन विद इन दैट ग्रुप कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसके काम का जिम्मेदार है, अगर एक शख्स वक्त पे नहीं आ रहा तो उसका हिसाब किताब किससे लिया जाएगा, कौन किसकी परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है, डिपार्टमेंटल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें होती हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड यूनिट्स। हमने लोगों को और फिर उनके बाद उनके जो यूनिट्स या उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनको असाइनमेंट्स देनी है। सबसे पहली चीज असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन कम क्लस्टरिंग दीज यूनिट्स एंड पीपल टू फॉर्म अ हायरार्की। उन यूनिट्स को और उन लोगों को हमने इस तरह एक लड़ी में पिरोना है कि एक हायरार्की हमारे सामने नजर आए। हायरार्की क्या होती है? जो टॉप से बॉटम की तरफ एक चीजें लिंक्ड होती हैं, एक लड़ी में पिरोई हुई होती हैं, हम उनमें नजर देख सकते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है। मैकेनिज्म फॉर वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? सीनियर से जूनियर की तरफ जो ऑर्डर्स आ रहे हैं या जूनियर से सीनियर की तरफ जो फीडबैक जा रहा है। सबॉर्डिनेट अपने सुपरवाइजर को फीडबैक देगा और सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा। तो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, टॉप से बॉटम और बॉटम से अप की तरफ, ये जरूरी है। एंड देन मैकेनिज्म फॉर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। हॉरिजॉन्टली भी लोगों को आपस में कनेक्ट रहना होगा।
डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर मार्केटिंग, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मार्केटिंग वाले ने फाइनेंस के डायरेक्टर से बजट लेना है मार्केटिंग के लिए, और फाइनेंस वाले ने मार्केटिंग वाले से पूछना है कि इतना बजट आपको असाइन किया गया है, क्या उसके अगेंस्ट हमारी सेल्स भी ज़्यादा हुई हैं या नहीं। तो सेम लेवल पे अगर एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे ऑर्डर्स आते हैं और फीडबैक आता है, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में हम ओवरऑल लोगों से वर्क प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सेम लेवल पे कोऑर्डिनेशन होती है, हॉरिजॉन्टल। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो उसके साथ अटैच्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझा है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह फाइनल लेक्चर फॉर द कोर्स, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।